मैं अपने भाई के कमरे में घुसी और कहा, चार्ली तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया है, हम भाई बहन हैं। पर मैंने उसे शांत किया। मैंने उसे कहा, स्कूल में 11 साल मुझे लोग लूजर कहते आए हैं, पर ये मेरा आखिरी साल था और मैं सबको दिखाना चाहती थी कि मैं भी कूल हूँ और स्कूल के सबसे कूल लड़के डैन को इम्प्रेस करना चाहती थी। मैंने कई बार डैन की अटेंशन जीतने की कोशिश करी, पर मैं कभी कामयाब नहीं हुई। सब मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे, डैन मुझ जैसी पढ़ाकू लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा। पर कल शायद डैन ने मुझे देखकर आंख मारी थी, तो मुझे लगा यही मेरा मौका है। मेरी बात सुनने के बाद चार्ली ने सीधा ही मना कर दिया। अच्छा, मैंने उसे कहा, अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं हमारे माँ बाप को बता दूंगी कि वो लड़कों वाली पार्टी पे वो क्या कर रहा था। चार्ली घबरा गया और कहने लगा, वो सिर्फ मजाक था। मैंने कहा, अगर हमारे माँ बाप को पता चल गया तो वो उसे इलाज के लिए कहीं और ही भेज देंगे। फिर वो कहने लगा कि उसने मुझसे ये धमकियां एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर मेरी मदद करने को मान गया। प्लान ये था कि स्कूल के बाद मैं डैन के आसपास कहीं मिलूंगी और जब स्कूल से हम निकल रहे होंगे तो चार्ली उसके सामने मुझे एक फूलों का गुलदस्ता ला कर देगा और डैन थोड़ा सा जलने लगेगा और उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। हम दोनों एक जैसे दिखते भी नहीं थे। चार्ली भी यही कह रहा था, मेरी आंखें नीली हैं और उसकी भूरी, और हमारे बालों का रंग भी अलग है। स्कूल के बाद सब प्लान के मुताबिक ही गया। मैं बाहर निकली तो चार्ली मेरा फूलों के साथ इंतजार कर रहा था। मैंने उसे गले लगाया और अपनी आंखों की साइड से देखा कि डैन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अचानक से एक लड़की आई और डैन उसके साथ कहीं चला गया। अब ये क्या था? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? मैंने चार्ली से उसका पीछा करने को कहा। तभी चार्ली ने मुझे बोला कि उसे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसका पीछा सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए करने जाएगा। हम डैन और उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर वो एक पार्क में चले गए। सड़क छोटी होती रही, हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा था ताकि वो हमें देख न ले। चार्ली बीच बीच में रुक रहा था और पत्तों की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि अचानक से हमें डैन दिखाई देना बंद कर दिया। सब चार्ली की गलती है। मैं देखना चाहती थी वो दोनों कहाँ गए। तभी मुझे एक फेरिस व्हील दिखाई दिया। उसके ऊपर चढ़ के तो मैं डैन को जल्दी ढूंढ पाऊंगी, ये मेरा आइडिया था। फेरिस व्हील पर चढ़ने के लिए लाइन बहुत लंबी थी। चार्ली ने मुझे शांत करने की कोशिश करी, मेरे लिए कॉटन कैंडी भी लाया। आखिर वो कैसे जानता था कि मुझे कॉटन कैंडी पसंद है? जब हमारी बारी आई तो कंट्रोलर ने हमें बाइनोकुलर्स भी दे दी। हम ऊपर जा रहे थे तो मैं बाइनोकुलर से डैन को ढूंढ रही थी। चार्ली कहता रहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। तभी मैंने चार्ली को एक बेंच पर बैठे हुए देखा, उस लड़की से बातें कर रहा था। अब हमें बस नीचे जाकर उनकी बात सुननी थी, पर वो व्हील बहुत धीरे चल रहा था। अचानक से चार्ली और मैं इतने करीब आए कि हम शायद किसी कर देते गलती से। तभी मैंने उसकी नीली आंखें देखी। मैं अचानक से पीछे हो गई और सब शांत हो गए। जब हम नीचे उतरे तो मैंने देखा चार्ली काफी उदास लग रहा था। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर हमें डैन तक पहुंचना है। मैं प्रार्थना कर रही थी कि अभी भी वो वहीं बैठा हो। जब हम वहां पहुंचे तो हम नीचे झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए ताकि हम उनकी बातें सुन सके। पहले तो वो काफी इधर उधर की बातें कर रहे थे, पर तभी मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। मैं खुश थी कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, पर वो सिर्फ फूलों का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि उसे यकीन नहीं है कि चार्ली मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे गुस्सा चढ़ रहा था कि मेरा प्लान फेल हो गया है। अभी चार्ली मुझे साइड को खींचने लगा, पता नहीं क्यों। मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर के पास एक सांप था। चार्ली ने एक डंडे से पकड़कर दूर झाड़ियों की तरफ फेंक दिया। तभी डैन हमारी तरफ चल के आने लगा। तभी चार्ली ने एक कुत्ते की आवाज निकाली अपने मुंह से। डैन एकदम से पीछे हो गया और वो दोनों वहां से भाग गए। जैसे ही हम घर पहुंचे मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और एक नए प्लान के बारे में सोचने लगी। पर मैं चार्ली और मेरे उस मोमेंट के बारे में सोचती रही। व्हील पर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। तभी मुझे एक आइडिया आया कि मैं और चार्ली डैन के सामने किस करेंगे, नकली किस। मैं सुबह उठकर नाश्ते के लिए आराम से गई और चार्ली को बातों बातों में ही बता दिया। उसने सीधा मना कर दिया, पर मैंने उसे डरा दिया फिर से।
कि मैं हमारे माँ बाप को वो बता सकती हूँ। चार्ली और मैं उस दिन स्कूल थोड़ा जल्दी चले गए और पार्किंग में इंतज़ार करते रहे। मैं घबराई हुई थी और पीछे देखती रही कि डैन मेरी नज़रों से छूट न जाए। जब डैन आया तो मैं चार्ली के पास गई। मैंने अपनी पीठ कर ली डैन की तरफ ताकि उसे कुछ दिखाई न दे, पर अचानक से चार्ली ने मुझे सच में किस कर दिया। आखिर वो कर क्या रहा था? मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने पीछे देखा कि डैन हमारी तरफ आ रहा था। चार्ली को इग्नोर करते हुए डैन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पार्टी पर बुलाया। हे भगवान, शायद मेरा प्लान काम कर गया। पर तभी चार्ली ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही। नहीं, मैंने कहा कि मैं इस पार्टी पर जाऊंगी। तभी डैन और चार्ली एक दूसरे को बड़े गुस्से में देखने लग गए। उसके बाद डैन वहां से चला गया। मैं अचानक से चार्ली पर चिल्लाने लग गई। मैंने उससे पूछा कि उसने ये क्या किया था। चार्ली ने कहा कि वो सिर्फ सब कुछ थोड़ा रियलिस्टिक दिखाना चाहता था। मैंने उसे शुक्रिया कहा और कह दिया कि अब उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं वहाँ से मुड़ी और घर चली गई। पार्टी आज थी और मुझे अच्छा लगना था। मैं अपनी ड्रेसेस देख रही थी। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि मेरी पहली किस मेरे भाई के साथ हो गई। चार्ली मेरे कमरे में आया, कुछ कहने लगा था, पर जब उसने मुझे देखा वो रुक गया। उसने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मैं थोड़ा सा शर्माई, फिर मुड़कर मैंने उसे कहा कि मुझे जल्दी है और वहाँ से निकल गई। मैं डैन के साथ शाम बिताने को बहुत एक्साइटेड थी, पर वो कहीं गायब ही हो गया और मैं वहाँ अकेले घूमती रही। सब मज़े कर रहे थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। काश चार्ली यहाँ होता, पर मैंने खुद को रोक लिया। तभी डैन वहाँ आया और उसने कहा कि मेरे लिए एक सरप्राइज़ है उसके पास। मैं कुछ कह पाती इससे पहले डैन ने मुझे अपने पास खींचा और सब दूर हो गए। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। डैन ने मुझे मेरी आंखें बंद करने को कहा। तभी मेरे सर पर कुछ बहुत गंदा सा टपकने लगा। मैंने ऊपर देखा तो एक बाल्टी टंगी थी जिसके अंदर जो भी था मेरे ऊपर गिर रहा था, पर सब बहुत जोर से हंस रहे थे। आखिर डैन ऐसा क्यों कर रहा था? तभी उसने मुझ पर एक जूस का ग्लास गिर दिया और कहने लगा किसी को पढ़ाकू लोग पसंद नहीं आते, और उसे तो बिल्कुल ही नहीं। उसने कहा कि उसे पता है वो मुझे जलाना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने भाई को किस करी। वो शुरू से जानता था। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। तुम घटिया हो और ये सबसे अच्छी लड़की है, चार्ली ने कहा। वो यहाँ क्या कर रहा था? चार्ली ने मुझे कहा कि उसे डैन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे मेरी फिक्र हो रही थी इसलिए चेक करने आ गया। मैंने सबको धक्का मारा और वहां से निकलकर सीधा सड़क पर भाग गई। चार्ली मेरे पीछे पीछे आया। मैं बहुत रो रही थी, इतनी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। पूरे स्कूल के सामने मेरा मजाक बन गया था। चार्ली मुझे शांत करता रहा। उसने कहा डैन मेरे लायक नहीं है। तो मैंने पूछा फिर कौन है? चार्ली ने मुझे कहा कि वो बचपन से मुझसे प्यार करता है और वो अपनी फीलिंग्स छुपाना नहीं चाहता, इसलिए उसने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया ताकि उसे ये सब ना सोचना पड़े। काफी समय तक वो कर भी पाया मैनेज, पर फिर उसे सब याद आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। चार्ली मेरा भाई है। मैं वहां से भाग गई। मुझे उससे थोड़ी देर दूर रहना था। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर फिर मुझे कुछ याद आया। घर पे मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, उस पार्टी के बारे में भी जहाँ पे चार्ली एक ड्रग यूज कर रहा था। मैंने कहा कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे क्लिनिक में ले जाओ। पापा बहुत गुस्सा हुए। तभी चार्ली घर आया तो पापा ने उसे वहीं बैठने को कहा टेबल पर और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। मैं बहुत शर्मिंदा थी और बहुत दुखी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाई। एक मिनट मेरा मन किया कि मैं चार्ली के कमरे में जाकर उसे गले लगा लूं। दूसरे सेकंड मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। अगले दिन सुबह मैं एक बहुत जोर से आवाज होने पर उठी। मैं खिड़की की तरफ भाग कर गई तो मैंने देखा चार्ली अपना बैग लेकर बस स्टॉप की तरफ जा रहा है। मैंने उसे आखिरी बार देखा। अचानक से मुझे कुछ महसूस हुआ। मैं उसे नहीं खो सकती थी। मैं नीचे गई और मैंने अपने माँ बाप से कह दिया कि चार्ली और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर के लिए शांति हुई। मुझे लगा कि मेरे माँ बाप मुझे किसी कमरे में बंद कर देंगे, पर पापा ने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और कहने लगे कि उन्हें लगा ही था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
पापा ने कहा वो इस सब के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, पर शायद अब समय आ गया था। मेरे माँ बाप ने मुझे तब अडॉप्ट किया था जब मैं 1 साल की थी। चार्ली को सब पता था, पर उन्होंने उसे मुझसे ना कहने को कहा था। इसका मतलब चार्ली मेरा भाई नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि चार्ली और मैं एक साथ हो सकते हैं। ये क्या चल रहा था। मैं भागते हुए घर के बाहर गई। मेरे बाबा बाप ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, बस चली जाएगी। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहली बार आज बहुत समय के बाद मैं सच में खुश थी। मैं उसके पीछे भागती रही। बस स्टॉप पास ही में था और मुझे चार्ली दिखाई दिया। मैं चिल्लाने लगी, तभी चार्ली ने मुझे देख लिया। वो बस से बहुत तेजी से निकलता हुआ मेरी तरफ आया और मैंने उसे गले लगा लिया। हम भाई बहन नहीं थे, मैं जानती हूँ। वो मेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। चार्ली ने मुझे गले लगाया। बस तब निकलने ही वाली थी। मैंने उसे कहा कि वो ना जाए, क्योंकि अब हम साथ हो सकते हैं। मैं रो रही थी, फिर भी चार्ली बस पर चढ़ गया। मुझे यकीन नहीं हुआ। वो क्यों जा रहा है? उसने अपना बैग भी ले लिया। फिर उसने कहा कि मैं वैसे वर्कआउट करने जा रहा था, पर तुम कहती हो तो आज नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या लगा? उसने बताया कि उसने पापा के साथ बात भी कर ली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि हम पार्क में सैर करने चलते हैं और फेरिस व्हील पर भी दोबारा जा सकते हैं। हाय, मेरा नाम वेनेसा है और मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम्हें कभी इस बात का अफसोस हुआ है कि तुम कहाँ और कैसे पैदा हुए? और अगर तुम्हें मौका मिला तो क्या तुम इसे बदलोगे? मैं जरूर बदलूंगी। लोग अक्सर बदकिस्मत होते हैं, पर मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मेरी किस्मत कभी अच्छी हुई ही नहीं। ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कैसे आप एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी अपने देश के राष्ट्रपति बन सकते हो। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई। मेरे माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम सारा समय खाना खा सकें, और वो अपना सारा समय काम पर बिताते थे। मेरी माँ एक अस्पताल में सफाई करती थी और मेरे पापा एक पार्किंग अटेंडेंट थे। हमारे पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो मुझे घर छोड़ दिया जाता था मेरे छोटे भाई का ध्यान रखने के लिए। जहाँ हम रहते थे वो भी एक बड़ी गरीब सी जगह थी। सब आसपास खुश तो लगते थे, बस मुझे छोड़कर। लोग कुछ बदलना ही नहीं चाहते थे। उनके पास जो था वो उससे खुश थे और आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। और यही बात सबसे गलत थी। मेरे आसपास वाले कुछ सीखना नहीं चाहते थे, बस सड़कों पर घूमना चाहते थे और छोटी मोटी चोरियां करना चाहते थे। बस इसी वजह से मैं उनसे ज्यादा बात नहीं किया करती थी। अपना सारा मुफ्त समय मैं किताबें पढ़कर बिता देती थी, जो मुझे इधर उधर गिरी हुई मिल जाती थी, या मैं अखबार पढ़ती थी और न्यूज में दिलचस्पी रखती थी। मुझे हमेशा से ये सब पसंद था, तो मैं इस सब को समझने की बहुत कोशिश करती थी ताकि बड़ी होकर कुछ बदलाव ला सकूं और समाज का भला कर सकूं। पर मेरा छोटा भाई रिचर्ड, उसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अजीब से लोगों के साथ घूमता था और मैं उसे मना करती रहती थी, पर वो मेरी बात कभी नहीं सुनता था। और उसके दोस्त बहुत बुरे थे। कितना बुरा लगता है ना, जब आपको सब समझ आए पर आपको कुछ मिले नहीं। एक दिन हमें पुलिस का फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि मेरा भाई पुलिस स्टेशन में है। जब हम वहां पहुंचे तो वो जेल के अंदर बंद था। उसने हमें नहीं बताया, पर पुलिस वाले ने हमें बताया कि हुआ क्या था। वो और उसके दोस्त चोरी करने गए। एक महंगी गाड़ी उनके पास से निकल रही थी, तो उन्होंने नाटक किया कि उन्हें उस गाड़ी से चोट आई है। जब ड्राइवर निकलकर समझ रहा था कि हुआ क्या है, तो रिचर्ड उसकी गाड़ी में से उसका फोन चुराने लगा। और ड्राइवर को सब समझ आ गया और उसने रिचर्ड को पकड़ लिया और उसके बाकी वो घटिया दोस्त वहां से भाग गए और मेरा भाई जेल में आ गया। पुलिस ने मेरे भाई को जाने दिया, पर उसके बदले में मेरे माँ बाप को हमारे सारे पैसे पुलिस वालों को देने पड़े। मुझे अपने भाई पर बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने उसे डराया कि ये सब गलत है और हमारी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी। उसने माफी मांगी, पर मैं उससे दूर हो गई और मुझे अब उससे बात करने का ही मन नहीं करता था। मैंने सोचा कि अब वो जैसा जीना चाहता है वैसे जिए, नहीं सुनना चाहता तो ना सुने। उस शाम हर रोज की तरह मैं न्यूज देख रही थी और अचानक मैंने अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना। हमारे पड़ोसियों ने अपना दूसरा बच्चा अनाथालय में भेज दिया था, क्योंकि उनके पास खाने पीने के बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये उस बच्चे के लिए कितना गलत था। वो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकता था, और कोई उन्हें पैसे क्यों नहीं दे देता कि वो अपना बच्चा तो अपने पास रख सकें। उसी समय मैंने न्यूज में सुना कि हमारे राष्ट्रपति कुछ कह रहे थे। वो कह रही थी कि एक कंपटीशन है
जो लोग न्यूज़ में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए। और एक सामाजिक विषय पे एक आर्टिकल लिखना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई भी भाग ले सकता था। मैं जानती थी मुझे इसमें हिस्सा लेना ही है। मैं अब कुछ साबित कर सकती थी, कुछ हासिल कर सकती थी और दुनिया को दिखा सकती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि जीतने वाले को पैसे भी दिए जाते, और अगर मैं जीत जाती तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी, यहाँ से निकलकर कहीं और जा सकती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपना आर्टिकल सामाजिक भेदभाव पर लिखूंगी। 1 महीने का समय था हमारे पास और मैं बस काम में लग गई। मेरे माँ बाप मेरे भाई का ध्यान नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस आर्टिकल पर अपना समय बर्बाद ना करूं और बस घर के काम में ध्यान लगाऊं। इस बात से मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था। आखिर वो इतनी छोटी सोच कैसे रख सकते थे। मैंने उन्हें समझाया कि कुछ चंद पैसों के लिए काम करना किसी फायदे का नहीं है। हमें कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए अगर हमें अपनी हालत बदलनी है। ऐसे ही बस 1 महीना बीत गया और मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, अपने भाई पर ध्यान नहीं दिया, घर पर ध्यान नहीं दिया। बस सारा समय अपने आर्टिकल पर काम करती रही। इस दौरान हमारे पड़ोसियों ने अपना एक और बच्चा अनाथालय में दे दिया। ये बहुत ज्यादा हो चुका था। मैं समझ गई थी कि अब मैं इस घटिया जगह पर और नहीं रह सकती, और मैं अपने दिमाग में पहले ही एक नया घर, नए पड़ोसी, खाना, इस सब के बारे में बहुत सोचती रहती थी। जब मैंने वो आर्टिकल खत्म किया तो मैं उसको देने के लिए ऑफिस में गई, रिव्यू के लिए। कंप्यूटर से भी कर सकती थी पर मेरे पास था नहीं, और वहाँ और गड़बड़ हो गई। उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ आर्टिकल काफी नहीं था, हमें लोगों के सामने खड़े होकर उसके बारे में बात भी करनी थी, गवाहों के साथ। मैंने इस आर्टिकल में अपने भाई का उदाहरण लिया था, तो सिर्फ वो मेरा गवाह बन सकता था। पर बात ये थी कि मैंने उससे 1 महीने से बात नहीं करी थी, और इस सारे समय में वो फिर से उन बुरे लोगों के आसपास घूमने लग गया था। पर मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश तो करूंगी। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि वो मेरा गवाह बनेगा। तो मेरी मदद करने के अलावा उसने सारे ड्रामे किए। वो मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं उसकी घटिया हरकत के बारे में पूरी दुनिया को बताकर उसे शर्मिंदा करना चाहती थी। पर मैं ये सोचने लगी कि ये उसी की गलती थी ना। क्या फर्क पड़ेगा अगर उसने हमारे सामने अपना मजाक बनवा लिया तो थोड़े लोगों के और सामने भी मनवा ले। इससे मेरी मदद तो हो ही जाएगी। और जब उसने ये सब सुना तो वो और भड़क गया और सीधा घर भाग गया, बिना कुछ कहे। क्या कभी तुमने अपने चाहने वालों का इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए? मैं कई दिन तक उसको ढूंढती रही पर वो मुझे नहीं मिला। आखिर मैंने सोचा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी मदद मांगने। और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे जो दिखाई दिया, मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। मेरा भाई फिर से जेल में था, और इस बार उसे कई चोटें आई थी और बहुत खून बह रहा था। मैं बहुत डर गई और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ है, पर वो एक कोने में बैठा रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर पुलिस वाला आया और उन्होंने मुझे बताया कि एक दुकान से रिचर्ड ने फिर से बहुत बड़ी चीजें चोरी करने की कोशिश करी और वहां के चौकीदारों ने उसे पकड़ के पीट दिया। मैंने वो पुलिस वाले को बहुत कहा कि मेरे भाई को प्लीज जाने दे, पर वो नहीं माने क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और मैं बस घर चली गई। मैं घर गई और वहां मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी चीज इंतजार कर रही थी। मेरा आर्टिकल चुन लिया गया था और अब मैं फाइनल में थी। जो आज था, मैं सीधा वहां भाग गई। रास्ते में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भिखारी के कपड़ों में हूँ। ना मैंने बाल धोए हैं, ना बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। वहां बड़े अमीर बच्चे भी थे और मैं उनके सामने बहुत ही बुरी लग रही थी। जब मेरी बारी आई और मैं स्टेज पर गई तो मैं अपने आर्टिकल पढ़ते हुए थोड़ा शर्मिंदा हो रही थी, इसलिए मैंने ऊपर ही नहीं देखा। मेरा इकलौता गवाह पुलिस स्टेशन में था और मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे देखें और चुपके से मेरे बारे में बातें करें या मेरा मजाक उड़ाएं। मुझे इस समय खुद के लिए ही बहुत बुरा लग रहा था, और मैंने फैसला किया कि बस अब मैं अपनी जिंदगी की कहानी सबसे शेयर करूंगी। कैसे मैं एक गरीब घर से आई हूँ, मेरे पड़ोसियों के बारे में, मेरा भाई जो जेल में है उसके बारे में। अब मुझे उस कंपटीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बस सबसे बात करनी थी। जब मैंने अपनी कहानी खत्म करी तो वहां बैठे सभी लोग खड़े हो गए और मेरे लिए तालियां मारने लगे। अंत में मैं वो कंपटीशन जीत गई क्योंकि मैंने उसमें दिल से बात करी थी और वो सब कहा था जो सिर्फ वो ही बता सकता है जो उस चीज से गुजर चुका है। बाकी सब भी अच्छे थे पर ये मेरी सच्चाई थी, इसलिए लोगों को ज्यादा पसंद आई। जब मुझे वो पैसे मिले मैं सीधा घर भाग गई। मैं बहुत खुश थी।
सारा रास्ता ये सोच रही थी कैसे मैं कपड़े अपने बांध कर वहां से निकल कर एक नया घर लूंगी, कॉलेज जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी और मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। पर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे माँ बाप रो रहे थे। बात ये थी कि मेरे भाई को सर्जरी की जरूरत थी। उसे इतनी मार पड़ी थी कि उसके सर में ऐसी चोट आई थी जो सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकती थी। हमने सारे पैसे अपने पहले ही उसे पहली बार जेल से निकालने में खर्च दिए थे, और अब अगर उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो हमें अपना घर बेचकर सड़क पर रहना पड़ता। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि अगर मैं अपने परिवार और अपने पड़ोसियों की ही तकलीफें नहीं समझ पाती तो मैं दुनिया बदलने के बारे में कैसे सोचती हूँ। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने थोड़े से पैसे अपने भाई के इलाज के लिए दे दूंगी और बाकी पैसे मैंने अपने पड़ोसियों को दे दिए ताकि वो अपने बच्चे अनाथालय से वापस ला सके। और मैंने सबसे वादा किया कि मैं सब ठीक करूंगी। पर अब मैं वापस वहीं यहाँ खड़ी हुई थी जहाँ मैं शुरुआत में थी, बिना पैसों के और बिना बदलाव की। इतनी मुश्किलें थी पर मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने हमारे आसपास के सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे मदद मांगी कि हम जहाँ रहते हैं हम उस जगह को थोड़ा साफ कर पाएं। हमने सारा गंद उठाया ताकि ऐसा ना लगे कि हमें कूड़ेदान में रहते हैं। मैं इतना ही कर सकती थी, पर हैरानी की बात यह कि सारे बच्चे मान गए और हमने एक पूरा हफ्ता लगा के सारी सफाई कर दी। ये सब एक न्यूज़पेपर ने देखा और हमारे बारे में एक आर्टिकल भी छाप दिया, और ये बात इतनी फैल गई कि सरकार की तरफ से पैसे भी दिए गए। जब ये बात न्यूज़पेपर में आई तो मेरे सारे ही आसपास वाले बच्चों ने मुझे हमारे एरिया का राष्ट्रपति बुलाना शुरू कर दिया। और तभी मुझे एहसास हुआ कि दुनिया को बदलने के लिए पहले आपको खुद से और अपने आसपास के वातावरण से शुरुआत करनी पड़ती है। आखिर इस समय मेरे आसपास की दुनिया तो वही थे ना। मैंने अपने भाई का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। मैंने उसे और उसके अजीब दोस्तों को ये कहा कि अगर वो सफाई में हमारी मदद करेंगे तो मैं उन्हें कुछ पैसे दिया करूँगी ताकि उनका चोरी करने का दोबारा मन न करे। वो मान गए क्योंकि उन्हें कभी काम करने के लिए पैसे नहीं दिए गए थे पहले। मुझे अखबार वालों ने भी मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने मेरा आर्टिकल भी पढ़ा और अब मुझे पैसे भी देना चाहते थे। सब ठीक होने लग गया। हाय, मेरा नाम सूजन है और मैं 18 साल की हूँ। तुम जैसे दिखते हो, क्या तुम्हें कभी उस वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? क्या तुम्हें कभी अलग महसूस हुआ है? मुझे हुआ है, पर मेरा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। ये वीडियो अंत तक देखो तो जानोगे कि 4 फीट ऊंचा होना सिर्फ कैसा होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 4 फीट लंबी थी। ये बचपन में हुए एक हादसे का नतीजा था जिसकी वजह से मैं लंबी नहीं हो पाई। मुझे इस बात का अफसोस है, पर ये मुझे जीने से नहीं रोकता। मेरे दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड है, बहुत शौक है। मुझे साइंस बहुत पसंद है, खासकर फिजिक्स, और मुझे आज तक किसी ने मेरी हाइट को लेकर परेशान नहीं किया है। मैं अपने बॉयफ्रेंड से 1 साल पहले मिली जब वो मेरे स्कूल में ट्रांसफर होकर आया। उसका नाम स्टीवन है और वो मेरी हाइट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम दोनों साथ में इतने खुश थे कि 1 साल बाद स्कूल से निकलने के बाद हमने तय किया कि हम साथ में रहना शुरू करेंगे। और तभी सब गड़बड़ हो गई। घर पे वो मेरा ध्यान रखता था, हर चीज में मदद करता था। पहले पहले मुझे पसंद था ये सब, पर फिर थोड़ा ज्यादा होने लग गया और मैं ना अपना खुद का नाश्ता बना पाती थी, ना कपड़े तैयार कर पाती थी, सिर्फ उसकी मदद मांगती रहती थी। जब मैं कहीं बाहर जाया करती थी तो वो मुझे फोन करता रहता था और लेट होने पर बहुत गुस्सा हो जाता था। क्या तुमने कभी अपने पार्टनर के साथ रहकर देखा है? क्या इससे तुम्हारा रिश्ता बदला? वो मुझे ये सफाई देता था कि वो मेरी परवाह करता है, पर मैं एक बच्ची नहीं हूँ, ना ही अपाहिज। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और उसे जब ये बताया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और देखते ही देखते सब बिगड़ने लग गया। एक दिन हम दोनों शहर के पार्क में गए बातें और सैर करने। वहां एक लोगों का झुंड हमारी तरफ चलता आ रहा था। जब केविन ने उन्हें देखा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसका चेहरा बदल गया। वो शर्माने लगा और अपना सर नीचे करके चलने लग गया। जब उन लोगों ने उसे देखा तो वो आए और उससे मिले। पता चला कि ये उसके स्कूल के दोस्त थे जिनसे वो बहुत समय से नहीं मिला था। जब उन्होंने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ तो वो शर्म से कहने लगा कि मैं बस उसकी क्लास में पढ़ती हूँ। उसने उन्हें नहीं बताया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैं हैरान रह गई। क्या वो शर्मिंदा था? उसके एक दोस्त ने तो मेरा मजाक भी उड़ाया। उसने कहा कि मैं तो स्टीवन की बेटी जैसी लगती थी क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मैं हैरान थी। ना तो उसने मेरा साथ दिया, बल्कि जब वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो उसने भी उसमें पूरा हिस्सा लिया।
ऐसा क्यों था? मैंने उसको समझने की कोशिश करी और बुरा नहीं माना। आशा है कि ऐसा दोबारा ना हो। पर मैं ये सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी कि मेरा खुद का बॉयफ्रेंड मुझसे शर्मिंदा होता था। ऐसा पहली बार था कि मुझे अपाहिज जैसा महसूस हुआ। इस सब से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ साइंस मुझे मदद कर सकती थी, पर कुछ समय बाद उसमें भी गड़बड़ हो गई। स्कूल से निकलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं एक ट्यूशन लगाऊंगी ताकि मैं एग्जाम्स में अच्छे से पढ़ के पास हो सकूं। और मैं उस टीचर से हफ्ते में 2 बार मिलती थी जो मुझे फिजिक्स पढ़ाता था। स्टीवन इस बारे में अच्छे से जानता था, पर एक दिन किसी कारण से जब मैं क्लास के लिए तैयार हो रही थी, वो मुझसे लड़ने लग गया। पता नहीं क्यों। वो कहने लगा कि मैं ट्यूशन बहुत ज्यादा जाया करती थी और मुझे एक लड़के से नहीं, लड़की से पढ़ना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या कहना चाहिए, तो मैं अपना काम करती रही। वो जानता था ये मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरे चुप रहने से उसे और गुस्सा चढ़ गया और उसने मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही और वो मेरे लिए एक लड़की टीचर ढूंढेगा, वरना मुझे ट्यूशन नहीं जाने देगा। ये मुझसे सहन नहीं हुआ और हम लड़ने लग गए। मैं उस पर चिल्लाई और उसे कहा कि वो मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, पर वो करना चाहता था। वो घूम फिर कर हर चीज की बात मेरी हाइट से जोड़ देता था और इस बात से अब मुझे बुरा लगने लगा था। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि मैं बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे साइंटिस्ट बनने का सपना ही छोड़ देना चाहिए। जब मैंने ये सुना तो मैं वहीं रुक गई। मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि वो ऐसा कुछ कह सकता था। मैं अपनी नोटबुक्स उठाई और वहां से चली गई। क्लास खत्म होने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो मेरे बारे में बस चिंतित था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी चाल ढाल बदलूंगी। मैं लंबा लगने के लिए हील्स पहनने लग गई और बहुत मेकअप करने लग गई। मैं बहुत प्यार से बात करने लगी और मैंने अपनी फिजिक्स की ट्यूशन भी कम कर दी ताकि मैं उसके साथ ज्यादा समय बिता सकूं। पर ये सब वो एहसान की तरह लेता था और हंसता था जब मुझे एक लड़कियों के कपड़ों में देखता था। मैं जो मर्जी कर लूं उसका बर्ताव बदलता ही नहीं था और ये मुझे बहुत दुखी कर रहा था। मैं नहीं जानती कि अब मुझे उसकी नजरों में अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ना किया हो और तुम्हें एक छोटे बच्चे की तरह रखा हो? सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद जल्द ही खत्म हो गई। मुझे नहीं लगता था अब हम सुधर पाएंगे। एक दिन मैंने उसका फोन उठाया अपने ट्यूशन टीचर को फोन करने के लिए, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी और मैं लेट होने वाली थी। जब मैंने उसका फोन उठाया तो स्क्रीन पर एक मैसेज बजा, एक काफी खूबसूरत लड़की का। जो मैं करने वाली थी गलत तो था, पर मुझे जानना था और मैंने उसके मैसेज खोल लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। काश मुझे पता होता कि मुझे क्या दिखने वाला है। उस लड़की से बात करते हुए वो सारा समय बस मेरे बारे में शिकायत ही करता रहता था कि मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ और बहुत बोरिंग हूँ और वो मुझे अपने दोस्तों से छुपा कर थक गया है। यही मैसेज उसने अपने कई करीब दोस्तों को भी कहे थे और यकीन मानो या ना मानो, एक और लड़की को भी। यहाँ तक कि वो उन लड़कियों की तारीफें भी करता था, पर मेरी सिर्फ शिकायत। मुझे ये सब पढ़कर बहुत दुख हुआ और गुस्से में आकर मैंने उसका फोन दीवार पर दे मारा। स्टीवन ये देखने बाहर आया और जब उसने देखा कि मैं रो रही हूँ और उसका फोन टूटा हुआ है, वो समझ गया कि क्या हुआ है। वो तुरंत बहाने बनाने लग गया, कहने लगा कि वो ऐसा सब नहीं मानता जो उसने लिखा था, पर मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। मैं उसे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश करी, अपना बैग उठाया, अपना सारा जरूरी सामान डाला। स्टीवन ने मुझे रोकने की कोशिश करी, पर मैंने उसे धक्का मार दिया। मैं अपनी सहेली लिली से मिलना चाहती थी। हम एक फोटो एग्जीबिशन पे मिले जो उसी ने ऑर्गेनाइज करी थी। वो वहाँ मैनेजर के तौर पर काम करती है। जब मैंने उसे ये सब बताया तो उसने कहा कि मुझे स्टीवन के साथ नहीं रहना चाहिए और स्टीवन के बर्ताव के कारण मेरे सपने भी टूट रहे थे। मैं जानती थी कि वो सही कह रही है, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं थी। स्टीवन और मैं कितने समय से साथ थे और ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि वो ऐसा कर सकता है। लिली ने मुझे कहा कि उसके पास एक तरकीब है जिससे कि वो मुझे ये सब भूलने में मदद करेगी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ कुछ और लोगों की जरूरत थी कुछ शूटिंग करने के लिए, और मैंने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा तो नहीं था, पर ये सोच सुनकर मेरा मन कर गया और मैंने हाँ कह दिया। कुछ समय बाद लिली ने मुझे वहाँ भेजा और उसने मुझे कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है,
बस मस्ती करूं। जब कास्टिंग हुई उसके बाद मैं हॉल में बैठकर रिजल्ट की वेट कर रही थी। मैनेजर बाहर आया और उसने 2 लड़कियों को चुनकर बाकी सबको वापस घर भेज दिया। हाँ, मुझे भी घर भेज दिया। मैंने बहुत कोशिश तो नहीं करी थी, पर मैं परेशान भी हुई। लिली मुझे घर पर मिली। जब उसने देखा कि मैं परेशान हूँ तो उसने मुझसे माफी मांगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान थी और अब और ज्यादा हो गई थी। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, पर मैं ये सोच रही थी चुप चुप कर कि शायद मैं किसी चीज के लायक नहीं। उसी शाम मुझे उस एजेंसी से एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो 2 लड़कियां चुनी गई थी उनमें से एक नहीं आ पाएगी, तो उसकी जगह वो मुझे चुनना चाहते थे। मैं बहुत खुश थी। लिली ने सच में मेरी मदद कर दी थी। जब शूटिंग शुरू हुई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को तो मैं खूबसूरत लगती हूँ। जब मेरी फोटो खींची जा रही थी मैंने अजीब अजीब मुंह बनाए, अलग तरह से खड़ी हुई, पर मुझे बहुत मजा आ रहा था। जो फोटो खींच रहा था वो भी मेरे साथ हंस रहा था और आज पहली बार मुझे खुद पर गर्व महसूस हुआ। वो सारा समय मैं यही सोचती रही कि स्टीवन के कारण ही मैं खुद को बाहर निकाल नहीं पाई। उसके कारण मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अब सब खत्म था। लिली ने सलाह दी कि मैं उसके साथ रहना शुरू कर दूं और मैं मान गई। जल्द मुझे उस एजेंसी से दोबारा फोन आया और वो चाहते थे कि मैं उनके साथ और शूटिंग करूं, पर मैंने मना कर दिया। आखिर मुझे साइंटिस्ट ही बनना था, तो मैं जी जान से पढ़ाई करने लग गई। साथ ही साथ मैं एक और चीज को समय देने लग गई। जब मैंने देखा कि ऑडिशन के समय पर कितनी लड़कियां निराश हुई थी, जैसे एक समय पर मैं हुआ करती थी, मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा महसूस करती हूँ। लिली और मैंने एक हॉटलाइन शुरू करी जिससे हम उन लड़कियों की मदद करते थे जिनका मजाक उड़ाया जाता था या जिनके पास कुछ तकलीफें थी। हमें रोज कई फोन आते थे लोगों के जिनको मदद चाहिए होती थी और हम उनके लिए जो कर सकते थे करते थे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। खुद से प्यार करना सीखो।